सर सबसे पहले हमने बात स्टार्ट की है, मैंने ये मान लिया कि आपने आज ही जीवन में पहली बार इस शब्द का नाम सुना है, और इस शब्द का नाम क्या है? भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की जो छोटा सा बच्चा है, जिसको आज ही हमने ज्योग्राफी का नाम बताया कि ये भूगोल होता है। तो उसका पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन क्या बना, सुनिएगा। वो कहता है चलो आप भूगोल तो बता रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या होता है। तो हमने कहा भूगोल का जो मतलब होता है कि भूगोल जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात, कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। एक तो शब्द है आपके पास भू, और दूसरा शब्द कौन सा है दोस्तों? क्लियर है? भू का मतलब हमने उसे बताया कि भू का मतलब होता है बेटा पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और गोल एक शेप है, गोल एक आकृति है। क्लियर? और हमारी जो पृथ्वी है ना वो एकदम क्या है? गोल है। यही क्या है? भूगोल। अभी तो बच्चा है ना, इसको थोड़ा समझाना है उसको। तो आपसे एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपके भूगोल का मतलब क्या होता है, भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो। एक तो कौन सा है? भू, और दूसरा कौन सा है? गोल। भू का मतलब है पृथ्वी, और गोल है आकृति। पृथ्वी हमारी गोल है, यही क्या है? भूगोल। एक बात क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो जरा सुनिएगा। हमने कहा इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताइएगा, ये शब्द आया तो कहां से आया। और इस शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए हमने तीन भाषाओं के विद्वानों को बुलाया। एक तो आपके ग्रीक भाषा के लोग थे। कौन सी भाषा के लोग? और एक दूसरे नंबर पर हमने इंग्लिश वालों को बुलाया, अंग्रेजी वालों को बुलाया। और तीसरे नंबर पर आपके किसको बुलाया? इन तीनों भाषाओं के लोगों को बुलाया। और बुलाने के बाद इनसे एक बात कही कि हमें एक व्यवधान हो रहा है, आप ये बताओ ये भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इन तीनों में आपस में डिस्कस होता है, विचार विमर्श होता है, और उस विचार विमर्श में एक निर्णय निकलता है कि ये जो भूगोल शब्द है ना, ये भूगोल शब्द ग्रीक भाषा वाले बोलते हैं, हमारी ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है इसकी। सब लोगों ने कहा ठीक है बताइए कैसे हुई है। तो इन ग्रीक भाषा वालों ने कहा कि हमारी ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक तो दोस्तों कौन सा है? जी, जी, और दूसरा है ग्राफो। इसको ग्राफो बोलो या ग्राफो बोलो, बात एक ही है। इन्होंने कहा इन दो शब्दों से भूगोल बन गया। अब भाई साहब ना तो इनको ना इनको ग्रीक भाषा आती जी। तो वो बात हो गई, कोई चाइना का व्यक्ति आया और चाइनीज व्यक्ति आकर हमसे कोई शब्द बोले, हमें समझ में आ जाएगा क्या? भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है। आप इन शब्दों का हमारी भाषा में अनुवाद करके बताएंगे तो शायद हमें समझ में आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो इन्होंने भी कहा कि भाई हमें समझाइए ये दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। तो ग्रीक भाषा वालों ने कहा कि जिसको हम इंग्लिश में, ग्रीक भाषा में जी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो जियो। क्लियर है सर? और जिसको हम बोलते हैं ग्राफो या ग्राफो, उसको आप क्या बोलते हैं? ग्राफी। क्लियर है इतनी बात? इतना बताने की देर थी, इंग्लिश भाषा वाले बोले अब हमें समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। बच गए हम। हमने कहा भाई हमें भी बताओ क्या चल रहा है। तो इंग्लिश वालों ने कहा कि जिसको ग्रीक भाषा में जी कहा जाता है, उसको इंग्लिश में तो क्या कहा जाता है? जियो। और इसी जियो को हिंदी में क्या कहा जाता है? पृथ्वी। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। तो जिसको हम हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कह दिया जाता है? जियो। और उसी को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? जी। जिसको ग्रीक भाषा में ग्राफो कहा जाता है, उसको इंग्लिश में ग्राफी। और इसी का हिंदी में अगर मतलब जानना चाहो ग्राफी का मतलब, तो आप कह सकते हो वर्णन, या प्यारे दोस्तों अध्ययन करना। वर्णन करना कहिएगा, या आप कह सकते हैं साहब अध्ययन करना। क्लियर? और इन दोनों शब्दों को आप जब मिला देंगे, तो दोनों शब्दों को मिलाने के बाद
जो शब्द हमारे सामने आएगा वो शब्द क्या बनता है? भूगोल। इन दोनों का निष्कर्ष क्या बनता है? भूगोल। हमने कहा हमें विश्वास नहीं हो रहा है, तो इन्होंने कहा देखो इन दोनों का निष्कर्ष क्या है? भूगोल। और इसी भूगोल को इंग्लिश में देखना आपके क्या कहा जाता है? जियोग्राफी। हमने कहा अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, आप ऐसा कीजिए, इस भूगोल की हमें डेफिनेशन बता दीजिएगा, इस भूगोल की हमें परिभाषा बता दीजिएगा, तो शायद हमें समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमें भूगोल की डेफिनेशन बताई जाती है, जरा सुनिएगा। वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है या पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, वही सब्जेक्ट क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो अब एक बात और हमारे सामने निकल कर आई कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, उस सब्जेक्ट में किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा? पृथ्वी के बारे में वर्णन या पृथ्वी के बारे में अध्ययन मिलेगा। तो एक पैटर्न हमारे पास ये भी आ जाता है कि भूगोल में किसके बारे में पढ़ने को मिलता है? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। क्लियर है साहब? इतना फटाक से मुझे बताना, फिर अपन आगे चलते हैं। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ था? एक तो कौन सा था? दूसरा कौन सा था? भू का मतलब क्या था? गोल क्या है? एक पृथ्वी कैसी थी? इसलिए क्या कहा? भाषाएं कितनी? पहली भाषा, दूसरी, तीसरी। ग्रीक भाषा के कितने शब्द लिए? एक तो, दूसरा जी का क्या बना सर? जी का इंग्लिश में क्या बना? ग्राफो का क्या बना? जियो का हिंदी में क्या बना? और ग्राफी का क्या बना? या दोनों को जोड़ देंगे तो? भूगोल की परिभाषा जानना चाहें तो जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाए या पृथ्वी का, वो क्या कहलाता है? क्लियर है यहां तक की बात? एक बार हमें ये पता चला ये भूगोल में पढ़ना क्या है, तो पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। एक बात आई, हमने कहा आपने इस डेफिनेशन में एक शब्द लिया है कि आप इस भूगोल को विषय कह रहे हैं, ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट कह रहे हैं, तो इसे सब्जेक्ट बनाने का काम किसी ना किसी व्यक्ति ने तो किया होगा, और जिस भी व्यक्ति ने किया होगा उसे हम भूगोल के जनक, पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हैं। ठीक है ना? यह है दोस्तों एक्चुअल ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में भूगोल अगर दिया हुआ है, चाहे वो राजस्थान का भूगोल दिया है, चाहे भारत का दिया है, चाहे विश्व का दिया है, तो आपसे पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भूगोल के जनक कौन है। ठीक है ना सर? तो आपका आंसर क्या होगा सर? चलो बताओ सर। कि आपके यदि बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है एक आकाशीय पिंड, और इस आकाशीय पिंड को लेकर हम बात करें तो इस आकाशीय पिंड को आज वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य। क्या बोल देते हैं दोस्तों? सूर्य। एक इस सूर्य का दोस्तों एक छोटा सा टुकड़ा, इस सूर्य का ये छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है आपको, एक दिन सूर्य से अलग हो जाता है। सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा सूर्य से एक दिन क्या हो जाता है? अलग। जैसे एक मां के गर्भ से एक बालक अलग हो जाता है। हमने पाया कि आपके ये टुकड़ा अलग हुआ, तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर थोड़ा बड़ा कर बनाया सर यहां पर। ठीक है ना? ये मत समझना कि भाई टुकड़ा बड़ा है सूर्य छोटा है, नहीं, समझने के लिए। ठीक है? तो आपके इसे हमने नाम दिया पृथ्वी। क्या नाम दे दिया इसको? पृथ्वी। सूर्य गर्म था तो आपके टुकड़ा भी कैसा होगा? गर्म, क्योंकि हम जानते हैं जैसा मूल पदार्थ का स्वभाव होगा वैसे ही उसके अंश का स्वभाव होगा। रोटी एकदम गर्म है सर, टुकड़ा तोड़िएगा, टुकड़ा भी कैसा मिलेगा आपको? गर्म। रोटी एकदम ठंडी है, टुकड़ा भी कैसा मिलेगा? ठंडा। सूर्य एकदम गर्म था, टुकड़ा भी कैसा मिलेगा?
गर्म। ठीक है, धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ, इस आपके पृथ्वी का जो ऊपरी भाग था यह धीरे धीरे क्या होने लगा साहब, ठंडा होने लगा। आप कह सकते हैं कि यह पृथ्वी जो है हमारी है ना, ये केवल इसका ऊपरी भाग जो है, यह ऊपरी भाग धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा, अर्थात पृथ्वी ठंडी होने लगी। आंतरिक भाग तो आज तक ठंडा नहीं हुआ है, आंतरिक भाग तो आज तक ठंडा नहीं हुआ, आज तक गर्म है। इसके प्रमाण के रूप में आप देखो, जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, उन ज्वालामुखी विस्फोटों से क्या निकल रहा है, लावा। और वो लावा क्या है, इतना गर्म, इतना ज्यादा तापमान कि जहां पर पत्थर व चट्टानें भी पिघल गई। और हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के धरातल से 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। लगातार अंदर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, इसीलिए तो चट्टानें पिघल गई और पिघलने के बाद विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। ये आपको पैटर्न देखने को मिलता है। एक मैडम को बोलना, इधर देखिए, आगे सुनिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा, ये यहां तक की बात हुई। तीसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे चट्टानें पिघली वैसे वैसे 2 स्थितियां और बनी। पृथ्वी ठंडी होने लगी तो 2 स्थितियां और बनने लगी। एक स्थिति के बारे में हमने बात करना चाहिए, तो एक तो स्थिति आपके ये वाली थी, कठोर स्थिति, जिसको अंदर हमने देखा, और बाहर आपके लिक्विड स्थिति देखने को मिली। इस बाहर वाले लिक्विड को तो अपन ने क्या कह दिया सर, जल। और अंदर वाला जो था ना, इसे हमने नाम क्या दे दिया, धरातल। अब आप देखकर आसानी से बता सकते हैं स्थितियां कि अंदर वाला कठोर भाग, एक तो कठोर भाग है, कठोर भाग तो कहला रहा है धरातल, और ये आपके लिक्विड भाग क्या कहला रहा है, जल। स्थिति क्या बनती है, सबसे पहले सूर्य, उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक दिन हो जाता है अलग, नाम पृथ्वी, प्रारंभ में गर्म, करोड़ों वर्ष के बाद कैसे हो जाती है, ठंडी। भाग कितने बनते हैं, 2। एक तो कौन सा बनता है, धरातल, और एक क्या बनता है, जल। जब प्रारंभिक स्थिति में धरातलीय भाग बना, तो धरातलीय भाग बना तो इसी धरातलीय भाग को आपके एक विशेष नाम से जाना गया, और इस धरातल को क्या कहा गया, इसे कहा गया आपके पेंजिया। आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपके पेंजिया का जिक्र आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लियर? तो उस समय आपको पेंजिया के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेंजिया क्या होती है, पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में मिलने वाला विशाल धरातल, विशाल भूखंड, विशाल स्थल क्या कहलाता था, तो क्या कहलाता था, पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर जो विशाल जलराशि थी, इस विशाल जलराशि को आपके क्या कहा जाता था, इसका नाम दिया गया पैंथालासा। इसका क्या नाम दिया गया, क्लियर है सर यहां तक की बात? फटाक से आप मुझे बताइएगा, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में क्या था, उसका छोटा सा क्या था, एक दिन क्या हुआ, नाम कैसी है, करोड़ों वर्ष के बाद कितने भाग बनते हैं, एक तो, दूसरा धरातल को क्या कहा गया, और जल को क्या कहा गया। ये जो धरातलीय भाग था ना, इसका ये जो बीच का भाग है ये वाला, ये थोड़ा दबा हुआ था, धसा हुआ था। जैसे ये पूरा पेंजिया मान लो इस क्लासरूम को, और इसका जो गैलरी वाला पार्ट है इसको थोड़ा अपन दबा देते हैं, थोड़ा धसा देते हैं। तो आप बताइएगा, इसके दबने पर, इसके धसने पर जो नदियां यहां पर बहेगी और जो नदियां यहां पर बहेगी, नदियां पानी कहां लेकर आएगी, और धीरे धीरे पानी इकट्ठा हो जाएगा बीच में। लेकिन पानी के साथ साथ वो नदियां अपने जल के साथ रोड़े, कंकड़, बजरी, अवसाद, तलछट, कुछ भी बोल दीजिएगा, वो भी तो जमाव करेगी ना, और लगातार जमाव करती जाएगी। होगा ना ऐसा? तो देखिएगा स्थितियां क्या बनती है। देखिएगा सर,
कि हमने कहा कि ये जो आपके पेंजिया थी, इस पेंजिया का ये जो बीच का भाग था ये थोड़ा दबा हुआ था, धसा हुआ था, और इसमें कालांतर में धीरे धीरे क्या इकट्ठा होने लगा, क्लियर। और इस जलराशि को आज वर्तमान में हम बात करें तो हमने एक नाम दिया और इसे नाम दिया टेथिस सागर। क्या नाम दिया सर? टेथिस सागर। क्लियर। इस टेथिस सागर के बारे में भी आगे पढ़ने को मिलेगा अपने को राजस्थान में खूब। ये टेथिस सागर जो था ना, इस टेथिस सागर के बीच में आने से ये पूरी पेंजिया दो धरातल में बट गई। एक तो ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। ऊपर वाले भाग को पहले लोरिशा कहा गया, फिर बाद में जाकर वो अंगारा लैंड बदल गया। तो हम तो लास्ट की बात कर लेते हैं, इसे आपके क्या कहा गया? वेरी गुड, अंगारा लैंड। और दोस्तों ये नीचे वाला जो पार्ट था, इस पार्ट को नाम क्या दिया गया? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और दूसरा कौन सा था? गोंडवाना। क्लियर। और इसके चारों ओर जो जल था ना सर, इस जल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जैसा पुरानी वाली कंडीशन में है वैसा ही आपके नई कंडीशन में भी देखने को। क्लियर। और अगर हम बात करें तो इसे आज भी अपन क्या कहते हैं? पैंथेलासाइकर। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि आगे इन सब शब्दों की जरूरत पड़ने वाली है, उस समय फिर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं फटाफट बताता हूं, आप बताते जाना। सबसे पहले प्रारंभ में क्या था? उसका छोटा सा क्या है? एक दिन क्या होता है? नाम। कैसी है? करोड़ों वर्ष के बाद। कितने भाग बनते हैं? एक तो, दूसरा धरातल को, जल को। धरातल का बीच का भाग थोड़ा क्या था? दसम। इकट्ठा क्या हो गया? नाम क्या रख दिया? ऊपर वाला लैंड, नीचे वाला लैंड। ये स्थितियां हैं करोड़ों वर्ष पहले की। और हमें जो बात करनी है वो बात कब की करनी है दोस्तों? आज की। हमने कहा हमें मतलब नहीं है करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, आप तो हमें आज का पैटर्न बताइए, क्योंकि एग्जामिनर आज के बारे में पूछ रहा है। ठीक बात है ना? तो आप देखिएगा इसके बारे में। देखिएगा दोस्तों कि हमें बताया गया कि साहब पहले ना एक धरातलीय भाग था जिसका नाम था पेंजिया। तो हमने कहा वो तो हम जानते हैं। बोलो जानते हो कि नहीं आप लोग सब? चलो मैं आपसे अगर पूछूं पेंजिया का मतलब स्थल है या जल है, तो बताओ क्या होगा? क्या है इसका मतलब? क्लियर। और अगर हम बात करना चाहें इसी को लेकर तो आप बता सकते हो, इस पेंजिया के अंदर हमें मालूम है बीच में जल आ गया था और जल के आने से ये दो भागों में बट गई थी। दिख रहा है ना अपने को? ऊपर वाला जो भूभाग था उसको हमने नाम क्या दिया था? अंगारा लैंड। और आपके इसी का दूसरा नाम क्या था अपने लिए? लॉरेशिया। और नीचे वाला जो भूखंड था उसका नाम क्या था दोस्तों? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। यहां तक की बात तो हमें पहले पता है ऑलरेडी। हमें बताया गया कि ये जो पेंजिया थी, ये जो टेथिस सागर था, ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था ना, अंगारा लैंड में अचानक भूगर्भीय हलचल होती है और अंगारा लैंड 3 बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। जबकि गोंडवाना लैंड जो है ना, इसमें भी भूगर्भीय हलचल होती है और ये कितने टुकड़ों में टूट जाता है? तो हमने कहा सबसे पहले तो इनके टुकड़े देखते हैं कि आपके अंगारा लैंड के जो टुकड़े हुए, एक, 2 और 3। इधर हम बात करना चाहें
तो आप देखिएगा, एक टुकड़ा, दो, तीन और इसके टुकड़े कितने हो गए थे? चार। ये आपके चार टुकड़े देखने को मिले। क्लियर? अब हम इन एक एक टुकड़ों का नामकरण करते हैं। नाम सुनिएगा। पहले टुकड़े का नाम रखा हमने उत्तरी अमेरिका। क्या नाम रख दिया? पहले टुकड़े का नाम रख दिया उत्तरी अमेरिका। दूसरे वाले टुकड़े का नाम रखा हमने यूरोप। और दोस्तों तीसरे टुकड़े का नाम क्या रखा है? एशिया। क्लियर? इसमें आगे हमें पढ़ने को मिलेगा एशिया में आपके दक्षिणी जो भाग है, एशिया का जो दक्षिणी भाग होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा अंगारा लैंड में, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का भाग होगा, उसे हम आगे पढ़ ही लेंगे। दक्षिणी भाग इसमें शामिल नहीं, वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, जैसे भारत, ठीक है ना, श्रीलंका वगैरह, काफी भाग आपको देखने को मिलेगा। और इधर गोंडवाना लैंड के कितने पार्ट हुए अपने? चार। पहले टुकड़े को नाम दिया गया है आपके दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दूसरे टुकड़े को नाम क्या दिया गया है? अफ्रीका। तीसरे टुकड़े को नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। और इसको नाम दिया गया है अंटार्कटिका। इन नामों से इसे जाना गया है। और आज वर्तमान में तीन टुकड़े तो स्थल के ये और चार टुकड़े स्थल के ये, इन सातों टुकड़ों को हम एक ही नाम से जानते हैं, और नाम क्या है इनका? महाद्वीप। तो आपको आगे चलकर एक बात तो ये क्लियर हो गई, महाद्वीप कितने पढ़ने को मिलेंगे? 7। इन्हीं महाद्वीपों में से तो एक महाद्वीप एशिया होगा अपना, इसी का तो एक देश भारत होगा, उसी भारत का तो एक भूखंड क्या होगा? राजस्थान। तो ये सब कनेक्टिविटी आगे तक देखने को मिलेगी ना, फिर रटने की आफत खत्म हो जाएगी अपनी। तो आपके ये जो सातों महाद्वीप बने आपके पास, इनका निर्माण किससे हुआ है? अंगारा लैंड और गोंडवाना। और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड खुद किसका भाग है? पेंजिया खुद किसका भाग है? और पृथ्वी खुद किसका भाग है? क्लियर? एक पैटर्न हमारे सामने आया। तो अब पता चला कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से तो महाद्वीप बने, इस टेथिस सागर से और इस पैंथालासा से क्या हुआ भाई, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो आप देखिएगा, दूसरे नंबर पर हमने जानना चाहा कि आपके पैंथालासा को लेकर, कि हमने देखना चाहा एक दूसरी कंडीशन, पैंथालासा। और अगर हम बात करना चाहें पैंथालासा को लेकर, तो पैंथालासा के बारे में हम कह सकते हैं, पैंथालासा जलराशि के आपके कितने भाग बन गए? 4। कितने भाग बन गए? 4। 4 बड़े भागों में विभाजित हो गई। चारों के नाम सुनना। एक का नाम आज वर्तमान में हमने क्या रखा है? क्लियर है सर? दूसरे का नाम हमने रखा है अटलांटिक। इसके बाद नाम रखा है क्या? हिंद। और इसके बाद क्या नाम रखा है? आर्कटिक। और दोस्तों इन चारों जलराशियों को आज वर्तमान में हम क्या कहते हैं? महासागर। महासागरों की संख्या जो है वो कितनी है? कुछ विद्वान कितनी बताते हैं? हमारा एनसीईआरटी कितनी मानता है? क्लास 6 में आपके लिखा हुआ सर, ठीक है ना सर? एक बात। अब बात आती है, सब पैंथालासा का भी पता चल गया कि पैंथालासा से तो क्या बन गए? महासागर। बचा कौन? टेथिस सागर। इसका क्या हुआ भाई? तो देखिएगा सर, टेथिस सागर के बारे में पता चलता है कि आज जो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मिलने वाली अधिकांशतः
खारे पानी की जो झीलें हैं, खारे पानी की क्या है, झीलें। एक दूसरा, राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में मिलने वाले अधिकांशतः आपके कैसे भाग, मरुस्थल। और आप कह सकते हैं तीसरे नंबर पर एक पर्वतमाला, उस पर्वतमाला का नाम क्या है, क्लियर। ये तीनों किसी जमाने में आपस में मिले हुए थे और ये सब आपके मिलकर क्या कहलाते थे, टेथिस सागर। लेकिन आज टेथिस सागर के बचे हुए भाग के रूप में देखने को मिलते हैं, या आप कह सकते हो किसके रूप में देखने को मिलते हैं। और ये जो हिमालय है ना, ये किसके द्वारा बना है, टेथिस सागर के अवसाद द्वारा इसका निर्माण हुआ है। याद करना, हमने एक बात पढ़ी थी और एक उस पैटर्न में पढ़ा था, सर देना ही बोलो, हमने पढ़ा था कि ये आपके धसा हुआ भाग है पृथ्वी का। यहां पर नदियां अपना पानी ला रही है, तो नदियां पानी ला रही थी तो पानी के साथ साथ मिट्टी रोड़े कंकड़ भी तो ला रही थी ना, और वो धीरे धीरे जमते गए और वो तो नीचे जमते गए और उसके ऊपर पानी रहा। अचानक एक दिन भूगर्भीय हलचल होती है और ये सारा मलबा जो है ना, वो दोनों चट्टानों के आगे पड़ेंगे, यूरेशियन इंडियन प्लेट इनसे टकराता है, टकराने के बाद सारा मलबा ऊपर उठ जाता है। और ये जो मलबा ऊपर उठा, इसी को तो हमने आगे चलकर क्या नाम दिया, हिमालय। हिमालय कुछ नहीं है, टेथिस सागर का जो अवसाद था वो आपके दबाव के कारण आपके क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया, और उसी आपके अवसाद को हमने कहा हिमालय। इसीलिए तो कई बार जब हम इसको खोदते हैं तो पूरा आपके ऊपर से नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था कि वो मलबे के रूप में। अरावली नहीं गिरती क्योंकि अरावली का निर्माण ज्वालामुखी लावे से निर्मित हुआ है, कठोर चट्टानों से हुआ है। समझ आई बात इतनी। तो ये पैटर्न अपना यहां तक का बना। अब यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, बोलो। नहीं है सर, चले और आगे। एक बार आप इतना नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं ना। पृथ्वी का परिचय बता दीजिएगा जिससे हम राजस्थान तक आपके पहुंच पाए। तो पृथ्वी के परिचय को लेकर हमने बात की है, तो आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये हमारे पास पृथ्वी, और एग्जामिनर कहता है कि आप भूगोल पढ़ते हो तो भूगोल में पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो, तो आप सबसे पहले ये बताइएगा पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा यहां पर। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इसको आप देखेंगे कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। तो आंसर क्या होगा आपका, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार मिलता है। एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि हमने कहा कि इस पृथ्वी के ऊपरी भाग को जब देखते हैं तो ऊपरी भाग पर क्या तो जल मिलता है या स्थल मिलता है, या तो महाद्वीप मिलेंगे या क्या मिलेगा, महासागर। तो हमने कहा कितना कितना मिलता है, तो उन्होंने कहा एक लाइन खींच देते हैं, और उन्होंने कहा कि ये तो आपके जल है और इधर आपके क्या है, स्थल। तो हमने कहा एक बात तो क्लियर हो गई है, जल ज्यादा में फैला हुआ है, स्थल कम में फैला हुआ है। अगर इनका रेशो देखना चाहें तो रेशो आपको पता चलता है, जल का जो रेशो मिलता है 71% पर जल है और आपके 29% पर क्या है, स्थल। और इसमें भी आप बता सकते हो 29.2%, और अगर डीप पूछता है तो क्लियर, और इधर पूछता है तो आप बता सकते हैं 70.8%। ये आपके स्थलीय भाग, जलीय भाग हो गया। क्लियर। यहां तक 1 2 3 ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर अभी तक पूछ चुका है। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन होता है कि आप तो हमें परसेंट मत बताइएगा, आप तो हमें ये बताना कि पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल पर जल फैला हुआ है, कि जल का क्षेत्रफल बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन बताइएगा स्थल के बारे में, स्थल का क्षेत्रफल कितना है। तो आपका आंसर मिलेगा, जल का जो क्षेत्रफल है वह तो आपको मिलता है 36.11 करोड़
वर्ग किलोमीटर में तो क्या फैला हुआ है आपके जल। और स्थल की बात करते हैं तो 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है साहब, स्थल। और दोनों को आप जब जोड़ देंगे वापिस आपके पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। एक सर्किल है, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, देखिएगा आप गौर से। पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, अवस्थाएं कितनी है इसके ऊपर, एक तो, दूसरा जल कितना %, और स्थल कितना %। 29 को और डीप देखते हैं तो, स्थल को देखते हैं, जल को देखते हैं तो, जल का क्षेत्रफल कितना है और स्थल का क्षेत्रफल कितना है। क्लियर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कि आप हमें यह बताइएगा कि ये जो हम पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पृथ्वी की आयु कितनी है। क्योंकि सर आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने को मिलेगा कैम्ब्रियन युग, प्रारंभिक युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, जुरासिक युग। तो उसमें पता कैसे चले वो युग कैसे है, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पृथ्वी की आयु। तो हमने जानना चाहा पृथ्वी की आयु कितनी है। तो पृथ्वी की आयु के बारे में बात करें तो पृथ्वी की आयु बताई जाती है 4.6 अरब वर्ष। कई जगह 4.5 भी मिल जाती है साइंस में, साइंस की बुक में। क्लियर। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस दिन पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी ना, उस दिन पृथ्वी का जन्म हो गया था। जन्म के बाद आज तक 2022 तक जो समय अवधि है ना, वही तो पृथ्वी की आयु कहलाती है। भाई आज हमसे और आपसे कोई अपनी आयु पूछे तो हम अपना आयु कैसे बताएंगे, बताओ। जन्म से आज तक की अवधि तो बताएंगे ना, वही तो हमारी पृथ्वी आयु कहलाएगी ना। ऐसे पृथ्वी की आयु कहलाएगी। एक दूसरा एक क्वेश्चन और आपको लर्न रखना है कि पृथ्वी के बारे में कि इसका एक उपनाम याद रखना है कि पृथ्वी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी को दोस्तों कहा जाता है नीला ग्रह। इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है उसका कारण सुनिएगा कि 71% भाग पर तो क्या है, जल। और ये जल भी कैसा है, महासागरीय जल है। और हम साइंस में अच्छे से पढ़ते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ते हैं कि अत्यधिक गहराई का जो जल होता है उसमें प्रकीर्ण की क्रिया होती है, जिसके कारण उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। ठीक है ना। अब ये तो नीला दिखाई देगा पूरा 71% तो, और इस 29% में अगर हम बात करने, अगर बर्फ जमी हुई है तो सफेद, वनस्पति है तो हरा, मरुस्थल है तो भूरा, पर्वत है तो काला। कहने का मतलब बहुत सारे रंग है। जब इस पृथ्वी से थोड़ा दूर आकर पृथ्वी को देखेंगे तो जो रंग उभर कर आएगा वो रंग कौन सा दिखाई देगा, नीला। इसलिए इस पृथ्वी को क्या दिया गया, उपनाम नीला उपग्रह का नाम दिया, नीला ग्रह का नाम दिया गया। एक क्वेश्चन और आता है आपका कि हमसे पूछा जाता है कि आपके पृथ्वी का एक उपग्रह, नॉर्मल सा है क्वेश्चन, ये बचपन से पढ़ते आए हैं आप, इसको आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। और इसका नाम क्या मिलेगा, चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि हमसे अब पूछा जाता है कि आप हमें बताइएगा पृथ्वी की आकृति कैसी है। बताओ साहब, कैसी है। देखिएगा दो शब्द आपको मिलेंगे। एक तो शब्द मिलेगा लघुवक्ष गोलाभ। पृथ्वी की आकृति कैसी है, लघुवक्ष गोलाभ। सुनिएगा सर, यह आकृति आपके देने का काम करते हैं गणितज्ञ, गणितज्ञों के द्वारा यह आकृति बताई गई। उन्होंने कहा गोलाभ का मतलब है लगभग गोले के समान लेकिन गोल नहीं। और लघुवक्ष जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं। एक तो शब्द है लघु और दूसरा शब्द कौन सा है, अक्ष। लघु है अक्ष जिसके, अर्थात लघुवक्ष गोलाभ। हमने कहा अगर ये आकृति थोड़ा बनाकर बता दी जाए तो और बेहतर समझ में आ जाए।
तो उन्होंने कहा देखो गोल अगर होगी तो आकृति ऐसी होगी, और आपके कहा जाता है इसके अक्षों को लेकर कि इसके अक्ष जो है ना, ये तो नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। इन दोनों अक्षों को क्या कर दो, थोड़ा सा लघु कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, थोड़ा सा दबा दो, थोड़ा सा धसा दो, थोड़ा सा चपटा कर दो। बात एक ही है। अगर आप इन दोनों अक्षों को थोड़ा लघु करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, तो आपकी स्थितियां क्या दिखती है, जरा देखना। देखिएगा, अब आप आकृति देखिएगा, ये आपके लगभग गोल है, लेकिन इसके अक्ष देखिएगा, इधर का नॉर्थ पोल और ये वाला पोल कौन सा है। अब जो आकृति आपके सामने आई, इस आकृति को देखकर आप कह सकते हो कि पृथ्वी की जो आकृति है वह आकृति आपको कैसी देखने को मिल रही है, लघुवक्ष गोलाभ। और हमने इसके अंदर लिख दिया ये आकृति कहलाती है लघुवक्ष गोलाभ। जलवायु वगैरह सब में काम आएगी आकृति आगे चलकर। क्लियर? उसको समझने के, उसके पैटर्न को समझने में काम आएगी। एक बात। दूसरा, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था जॉन हर्शेल। क्या नाम था? यह कहता है कि मैं पता लगाता हूं कि आपके पृथ्वी की आकृति किस वस्तु के समान है, कि एक बार मैं पता लगा दूंगा कि पृथ्वी की आकृति किसके समान है, तो आप क्या हम उसकी तुलना कर देंगे। यह चारों तरफ घूमता है, इसको कोई आकृति ऐसी मिलती नहीं है जिसकी आकृति पृथ्वी के समतुल्य हो। तो इसने कहा यार पृथ्वी की आकृति तो अपने आप में एक यूनिक की आकृति है, एक अलग ही आकृति है। तो इसने अपनी कल्पनाओं से एक शब्द दिया और पृथ्वी की आकृति के लिए शब्द दिया जियोड। कौन सा शब्द दिया? जियोड। और आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि आपके पृथ्वी की आकृति जियोड किसके अनुसार बताई जाती है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि जॉन हर्शेल के द्वारा के अनुसार आपके पृथ्वी की आकृति कैसी बताई जाती है, जियोड। बताओ, एकदम क्लियर है ना दोनों चीजें? चले सर, और आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कि हमने जानना चाहा इसके बाद और आगे कि हम देखना चाहते हैं कि पृथ्वी को हर आदमी ऊपर अंतरिक्ष में जाकर दूर से देख सकता है कि पृथ्वी को हर आदमी? बताओ आप, हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। हर आदमी को पृथ्वी को देखना है, उसका अध्ययन करना है, तो हर आदमी तो ऊपर जा नहीं सकता था। तो पृथ्वी को का डिजाइन कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका प्रतिरूप कैसा है, तो पृथ्वी का एक मॉडल तैयार किया गया, एक प्रतिरूप तैयार किया गया, और इस प्रतिरूप को नाम दिया गया ग्लोब। क्या नाम दिया गया? ग्लोब। और हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा गया कि ग्लोब के निर्माता कौन रहे। पहला क्वेश्चन कि भाई किसी ना किसी व्यक्ति ने तो सबसे पहले ग्लोब बनाया होगा ना, और ग्लोब के जो निर्माता रहे उनके नाम के बारे में बात करें तो उनका नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। कि मार्टिन बेहम के नाम इन्होंने इसको ग्लोब को बनाया। लेकिन इस ग्लोब में एक समस्या आने लगी। जैसे आप कह दीजिएगा कि ये आकृति मान लो आपके ग्लोब है, ग्लोब होगा ना अपने पास, मंगाओ ना, कि हमने कुछ समय के लिए मान लिया दोस्तों ये इसके द्वारा ग्लोब बनाया गया, ठीक है सब। और इस मार्टिन बेहम ने जो ये ग्लोब बनाया ये ऐसा था। ये रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी को, पृथ्वी के डिजाइन को, पृथ्वी की आकृति को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि जब इसका ये वाला पार्ट देखते हैं, आगे वाला हिस्सा, तो पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता है। हमने इसको थोड़ा मूव किया तो अब पीछे वाला दिख रहा है, तो अब पहले वाला नहीं दिख रहा है। मतलब कितना भी इसको घुमा लीजिएगा पूरी पृथ्वी एक साथ नहीं दिख पाएगी आपको। और जब तक पूरी पृथ्वी एक साथ नहीं दिखेगी तब तक अध्ययन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमने कैंची ली और कैंची लेकर इसको क्या कर दिया,
और काट कर इसको क्या कर दिया, फैला दिया। अब ये जो आपके फैलाया है, इसे जो आपके समतल मानचित्र पर आपके प्रदर्शित किया है, इस स्थिति को कहा जाता है मानचित्र। माप तोल के साथ बनाया गया चित्र क्या कहलाया, मानचित्र। क्लियर। अगर इस मानचित्र को वापस आप ग्लोब की शेप में ले जाना चाहें तो इसका ये वाला किनारा जो है ना, वो इस वाले किनारे से जुड़ जाएगा, और किधर की तरफ जाकर जुड़ेगा, पीछे की तरफ जाकर जुड़ेगा। यो वापस खोलोगे तो यो मत जोड़ देना, आप और हम इसी में रहते हैं, सबका हैप्पी बर्थडे अंदर ही, ठीक है ना। आगे सुनेगा, ये स्थिति आपको मानचित्र की बनी। तो अपने से क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का, संपूर्ण विश्व का मानचित्र भी तो किसी न किसी ने तैयार किया होगा पहले, तो आप देखेगा एक क्वेश्चन और बना, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र निर्माता कौन रहे। स्टार्टिंग तो कर दी थी टोलमी ने, लेकिन बनाकर तैयार किया जो एनेक्सीमेंडर के द्वारा। एनेक्सीमेंडर द्वारा आपके तैयार किया गया। बोलो हाँ या ना। क्लियर। जब आपको आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा तो देखो, जब आप ग्लोब पर अध्ययन करेंगे किसका, अक्षांश देशांतरों का, तब आपके अक्षांश आपको वृत्त मिलेंगे और देशांतर क्या मिलेंगे, अर्धवृत्त। लेकिन जैसे ही आप इसको खोलकर मानचित्र के रूप में तब्दील करेंगे, तब आपके मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है ना। मानचित्र पृथ्वी के डिजाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पृथ्वी के डिजाइन को वास्तविक रूप से रिप्रेजेंट कौन करता है, ग्लोब। मानचित्र तो हमने हमारी सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इसको हमने बनाया। क्लियर है ना दोनों बातें। आगे सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं, दो क्वेश्चन और हैं, वो आप बता देना। कल से भाई नहीं बैठेगा यहां पर, ये सोच रहा कि आज तो बैठ गया भाई साहब, सुनना कल से ग्लोब आ जाएगा सर। एक क्वेश्चन है आपके महाद्वीप और एक क्वेश्चन है महासागर। महाद्वीप और महासागर को लेकर बात करें तो दो क्वेश्चन बनते हैं। आप मुझे बताएंगे वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या कितनी है और महासागरों की संख्या कितनी है। बोलो यहां तक की कोई दिक्कत। कुछ लोग कितना मानते हैं, अभी तक अपने पास कितने हैं, यहां तक की बात समझ में आई है नहीं आई है बताइएगा, आगे ना बात। अब अपना एक कहानी और पढ़नी छोटी सी, उसके बाद अपन राजस्थान के बारे में बात करने की स्थिति में आ चुके होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे फिर आपको एक चीज दूसरी चीज के साथ कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। तो एक बार इतना उतार लीजिएगा, फिर आगे बात कर लेंगे। वाले टुकड़े कितने हैं, नंबर 1, नंबर 2, तीसरा और चौथे नंबर पर। इसका मतलब हमने वर्गीकरण सही पढ़ा था ना। अगर इन तीनों टुकड़ों को आप आपस में जोड़ दे तो अंगारा लैंड, इन चारों को जोड़ दे तो, सातों को जोड़ दे तो, आया कुछ हाथ। आगे बात करते हैं। ये वाला किनारा इस किनारे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ है किधर की तरफ, पीछे की तरफ। तो जो जलराशि प्यारे दोस्तों यहां पर होगी, वो की वो जलराशि पहली तरफ होगी। तो इधर आपके पैसिफिक ओशियन मिलेगा, प्रशांत महासागर मिलेगा। तो यहां पर भी आपके कौन सा मिलेगा, प्रशांत महासागर। बोलो हाँ या ना। इससे और आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो जलराशि मिलेगी, इस जलराशि को कहा जाता है अटलांटिक महासागर। और दोस्तों यहां पर भारतीय हिस्से के नीचे कौन सी मिलेगी, और ऊपर आप आएंगे तो यहां पर मिलने वाली जलराशि क्या कहलाएगी, आर्कटिक जलराशि के नाम से। क्लियर है।
दोनों तरफ प्रशांत, बीच में अटलांटिक, नीचे हिंद और ऊपर आर्कटिक। हाँ या ना? इससे आगे की जो बात होगी वो अपन और आगे पढ़ लेंगे कि आगे कुछ नहीं पढ़ना है कि जब हमारे पास स्थिति यहां तक आ गई है तो यहां पर आपको भारतीय हिस्से के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा हमें भारत के बारे में कि ये भारतीय हिस्सा होगा। क्लियर है सर? और इसी भारतीय हिस्से के बारे में हम बात करेंगे तो ये आपका भारतीय हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना सर? और भारत के अंदर हमें राजस्थान जो पढ़ना है वो हमें राजस्थान यहां पर पढ़ने को, ये आपका राजस्थान वाला पार्ट हो जाएगा। तो एक बार पहले ये तो पता चल जाए ना कि अपने कहां कहां पर कौन सी स्थिति है। क्लियर है ना सर? यहां तक किसी भी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा सर। नहीं है? आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।